Hello everyone, welcome to Topper's Notes. I am Rashmi and let's begin with today's current affairs. हमारा पहला आर्टिकल है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने श्री नारायण गुरु जी की पोएम्स की एक बुक को लॉन्च किया है जिसका नाम है नॉट मैनी बट वन. सो ये नाम याद होना चाहिए, नॉट मैनी बट वन. एंड ये श्री नारायण गुरु जी की पोएम्स का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, मतलब इसे किया है प्रोफेसर जी के शशिधरन ने. सो ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, प्रोफेसर जी के शशिधरन जी का. एंड नारायण गुरुजी 1855 से 1928 के बीच के एक फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, स्पिरिचुअल लीडर थे एंड एक समाज सुधारक थे. एंड इस पुस्तक में ऑथर ने श्री नारायण जी को बहुत ही जो हमारे महान स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जैसे कि वेद व्यास और आदि शंकराचार्य जी, उनके साथ में उन्हें प्लेस किया है, मतलब उन्हीं के जितना ग्रेट बताया है. अब देखते हैं श्री नारायण गुरु जी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन. जैसे कि उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो कि एझावा जाति का था. एंड उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए केरल में जातिग्रस्त जो समाज था, जातिग्रस्त जो एरिया था, वहाँ पर अन्याय के खिलाफ एक सुधार आंदोलन का भी नेतृत्व किया था. इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. हमारा अगला आर्टिकल है कि ट्राइबल मिनिस्टर ने एक नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है श्रम शक्ति. सो ये श्रम शक्ति आपको याद होना चाहिए, ये एक नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल है. अब इस पोर्टल से होगा क्या? इससे ये होगा कि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए जो भी स्कीम्स होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक स्टेट लेवल के प्रोग्राम्स, नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स, ये सभी वे बहुत स्मूथली रन कर पाएंगे, मतलब बहुत ही सुचारू रूप से इनका संचालन हो पाएगा. एंड ये जो ट्राइबल माइग्रेशन रिपोजिटरी है, इससे श्रम शक्ति से जो डेटा का गैप है माइग्रेंट वर्कर्स का, वो कम हो पाएगा. मतलब हमारे पास सारा डेटा रहेगा जिससे कि हम बहुत सारी स्कीम्स को अच्छे से रन कर पाएंगे. एंड इससे जो भी प्रवासी मजदूर हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए एंड पैसे की सर्च में माइग्रेट करते हैं, वो ज़्यादा सशक्त होंगे एंड ज़्यादा सक्षम बनेंगे. नाउ लेट्स सी सम मोर इन्फॉर्मेशन. सो अब ये जो श्रम शक्ति पोर्टल है, इससे बहुत सारा डेटा को रिकॉर्ड किया जा सकता है. इससे क्या क्या होगा ये देखिए. इससे डेमोग्राफिक प्रोफाइल बनेगी, लाइवलीहुड ऑप्शंस का पैटर्न आप बता सकते हैं, स्किल मैपिंग कर सकते हैं, माइग्रेशन का पैटर्न भी आप बता सकते हैं. सो ये सारी चीज़ें इस श्रम शक्ति पोर्टल से होंगी. एंड उसके बाद साथ ही हमारे ट्राइबल मिनिस्टर ने एक ट्राइबल माइग्रेशन सेल को भी लॉन्च किया है, एक ट्राइबल म्यूजियम को गोवा में लॉन्च किया है. एंड श्रम साथी जो कि एक ट्रेनिंग मैनुअल है, मतलब प्रवासी मजदूरों के लिए एक ट्रेनिंग मैनुअल है, इसे भी लॉन्च किया है. एंड इसी के साथ गोवा अब इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जहाँ पर प्रवासी मजदूरों के लिए एक डेडिकेटेड सेल का, माइग्रेशन सेल का सेटअप हुआ है. ये जो सेल है, माइग्रेशन सेल, ये माइग्रेंट वर्कर्स के सारे इश्यूज को से डील करेगा. अब जैसे वो कैसे इश्यूज से डील करेगा वो देखते हैं. जैसे बहुत सारी मल्टीपल नीड्स होती है माइग्रेंट्स की, उनको देखेगा. जैसे कि उन्हें लीगल सपोर्ट चाहिए होता है, स्किल डेवलपमेंट का काम देखेंगे, जॉब लिंकेजेस को देखेंगे कि बाहर क्या कैसे क्या मिलेगा. एंड जो भी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस हैं एंड फाइनेंशियली इंक्लूजन है, मतलब इन सभी चीज़ों में उनको शामिल करेंगे. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि हमारे ट्राइबल मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा. हमारा अगला आर्टिकल है कि श्री जयंत एन खोब्रागाड़े को आसियान के भारत की ओर से अगले राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है. श्री जयंत एन खोब्रागाड़े को. श्री जयंत एन खोब्रागाड़े 1995 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विसेज के एक ऑफिसर हैं. अब जानते हैं आसियान के बारे में. सो आसियान में 10 देश हैं, वो सारे ये रहे ये आपके सामने. एंड आसियान एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं. अब ये क्या क्या प्रमोट करते हैं इनको देखते हैं. ये जो सभी देशों के बीच में जो इंटर गवर्नमेंटल कॉपरेशन है, इसको प्रमोट करते हैं. एंड साथ ही में ये मतलब आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सैन्य और शैक्षिक और सामाजिक एकीकरण की सुविधा को प्रदान करते हैं इन्हीं सभी कंट्रीज में. अब आसियान एक एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान. ये इस रीजन का जो सबसे इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स हैं उनमें से एक है. एंड इसमें इंडिया और कुछ और भी देश जैसे कि यूएस, चाइना, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं. एंड अब इसकी 10 मेंबर कंट्रीज़ के बारे में देखते हैं. ये है इंडोनेशिया. इसकी 10 मेंबर कंट्रीज़ में शामिल है इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड एंड म्यांमार. एंड ये मैप में उनकी लोकेशन है.
हमारा अगला आर्टिकल है कि त्रिपुरा के सीएम ने रिसा को प्रमोट किया। रिसा को प्रमोट किया, इसका प्रचार किया। अब देखते हैं रिसा क्या है। रिसा एक हाथ से बुना हुआ कपड़ा है जिसे त्रिपुरा की जो स्वदेशी जनजातियां हैं वो यूज करती हैं। एंड रिसा को एक हेडगियर के रूप में यूज़ किया जाता है, मतलब सर के लिए एक पगड़ी के रूप में यूज़ किया जाता है, स्टोल के रूप में यूज़ किया जाता है। एंड फीमेल इसे अपर क्लोथ के रूप में भी यूज़ करती है, ऊपर से जो कपड़ा डालते हैं उसके रूप में। एंड साथ ही में इसे कोई विशेष प्रतिष्ठित प्राप्तकर्ता को सम्मानित करने के लिए भेंट के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि त्रिपुरा के सीएम का नाम है बिप्लब कुमार देव। एंड थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये कि रिसा का बहुत सुंदर डिज़ाइन तो होता है, इस सुंदर डिज़ाइन के साथ रिसा के और भी बहुत सारे कल्चरल एंड सोशल इम्पोर्टेंस है। जैसे कि जब त्रिपुरा में कोई किशोर लड़की 12 या 13 साल की हो जाती है, तब एक रिसा सोरमानी नाम का एक कार्यक्रम को रखा जाता है। इसमें जो भी बड़ी औरतें रहती हैं वो उस लड़की को रिसा देती हैं। एंड साथ में कुछ और वहाँ के धार्मिक त्योहार होते हैं, जैसे कि गरिया पूजा, ये वहाँ के आदिवासी समुदायों का त्योहार है। तो इस त्योहार में या फिर शादियों में लोग जो हैं, जो पुरुष स्पेशली, वो लोग इस रिशा की पगड़ी बनाते हैं और इसे उसका वहाँ पे उपयोग किया जाता है। हमारा अगला आर्टिकल है कि राजस्थान में पोटैश की हार्नेसिंग के लिए, मतलब पोटैश के दोहन के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है, जो कि है MECL, RSMML एंड DMG के बीच में। अब देखते हैं इन सभी का फुल फॉर्म। सो MECL का फुल फॉर्म है मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, एंड RSMML का है राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड, एंड DMG है डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी। सो इन सभी ने एक अग्रीमेंट पर साइन किया है। अब देखते हैं इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में। सो इसमें सॉल्यूशन माइनिंग के थ्रू जो ऊपरी सतह में जो नमक जमा होता है उसकी फीजिबल स्टडीज़ जो की जा रही हैं, उसमें एक अच्छा खासा मार्ग मिलेगा उनको। एंड साथ में जो राजस्थान के बहुत ही रिच मिनरल रिजर्व्स हैं, इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा एंड यहाँ की इकोनॉमी को भी एक बूस्ट मिलेगा। एंड साथ ही में ये देश के पहले पोटैश सॉल्यूशन माइनिंग के केंद्र के रूप में ये जो राज्य है ये स्थापित हो जाएगा। एंड ये तो पता ही होगा कि राजस्थान में बहुत ही ह्यूज पोटैश एंड हेलाइट रिसोर्सेज हैं, जो कि पूरे 50,000 किलोमीटर्स के एरिया में फैले हुए हैं। ये भी मतलब स्पेशली नॉर्थ वेस्ट का जो नागौर से गंगानगर बेसिन है वहाँ पे पूरा फैला हुआ है। हमारा अगला आर्टिकल उत्तराखंड से रिलेटेड है। तो वहाँ के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहले चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया। तो अब देखते हैं इस चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन के बारे में। सो ये वहाँ की स्टेट पुलिस का एक नया इनिशिएटिव है, जो कि एक बहुत ही मेजर सुधारक कदम भी हो सकता है। एंड अब ये चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस करेगी क्या? सो ये जो निर्दोष बच्चे होते हैं, इनोसेंट बच्चे होते हैं, जो अनजाने में सही रास्ते से भटक जाते हैं, ये उन बच्चों की मदद करेगी। एंड साथ ही में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड अच्छा एफर्ट है कि जो पुलिस स्टेशंस हैं वो बच्चे और महिलाओं के लिए फ्रेंडली हो, मतलब उनके अनुकूल हो। हमारा अगला आर्टिकल कर्नाटका से रिलेटेड है। सो यहाँ के सीएम BS येदुरप्पा ने एक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया जिसका नाम है अवलोकना सॉफ्टवेयर, इसको लॉन्च किया है। अब देखते हैं ये अवलोकना सॉफ्टवेयर करेगा क्या। ये वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा जो लगभग 1800 प्रोग्राम्स को चलाया जा रहा है, उस पर 39 डिपार्टमेंट्स के जो भी सैंक्शंस हैं, जो प्रतिबंध हैं एंड जो भी व्यय है, एक्सपेंडिचर्स है, उनका सारा डेटा एक्सेस करने में गवर्नमेंट को मदद करेगी। मतलब गवर्नमेंट सारा डेटा एक्सेस करने में सक्षम हो जाएगी इस सॉफ्टवेयर के द्वारा। एंड साथ ही में ये जो सॉफ्टवेयर है ये वहाँ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान्स, ट्राइबल सब प्लान्स एंड जितनी भी केंद्र के द्वारा स्पॉन्सर्ड योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, उन सभी पर ध्यान केंद्रित करता है एंड जानकारी रखता है। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये ट्रांसपेरेंट ई गवर्नेंस का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है। एंड इस अवलोकना सॉफ्टवेयर के द्वारा गवर्नमेंट ये डिसाइड कर पाएगी कि उसे कितना फंड किस डिपार्टमेंट के लिए कब रिलीज करना चाहिए एंड किस डिपार्टमेंट ने कितना क्या व्यय किया है एंड उससे क्या एक्सपेंडिचर है। इससे होगा ये कि वहाँ की गवर्नमेंट जो अपने रिसोर्सेज हैं उन पर एक अपनी अच्छी पकड़ रख पाएगी। एंड हमारा अगला आर्टिकल ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 से रिलेटेड है। इस रिपोर्ट को, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड रिसेंटली उन्होंने इसके 16th एडिशन को रिलीज किया है, जिसको बोलेंगे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021। एंड इस रिपोर्ट को
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लगभग 650 मेंबर्स से भी ज़्यादा के लोगों के द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर बनाया जाता है। वो ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे करते हैं एंड इसके आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, देन रिलीज किया जाता है। एंड अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे 3 टॉप के जो रिस्क हैं वो हैं क्लाइमेट एक्शन फेलियर, एक्सट्रीम वेदर चेंजेस एंड ह्यूमन इन्वायरमेंटल डैमेज। सो ये 3 क्लाइमेट एक्शन फेलियर, एक्सट्रीम वेदर एंड ह्यूमन इन्वायरमेंटल डैमेज, ये तो 3 टॉप के रिस्क हो गए। बाकी कुछ इनकी और भी की फाइंडिंग्स हैं तो उनको देखते हैं। जैसे कि इनके अकॉर्डिंग जो शॉर्ट टर्म रिस्क हैं वो हैं इन्फेक्शियस डिसीजेस, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, लाइवलीहुड डिसीजेस, ये सारी। एंड कुछ मीडियम टर्म रिस्क को देखें तो जैसे कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन, एसिड बबल बर्स्ट एंड सिंपल प्राइस इंस्टेबिलिटी, ये मीडियम टर्म रिस्क हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।